Well, hi everyone, this is Farooq Azam and you are watching Oxbreeze Talks. आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ स्पेशली नए वीडियो के साथ। एंड आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि वर्ब का V2 हम कहाँ लगाते हैं। जैसा कि हर वीडियो में हम आपसे जरूर डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली टेंस को पढ़ के लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और उसके बाद भी कई बार याद नहीं हो पाता। जब आप हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होता है, आप समझ नहीं पाते हैं, राइट। मैंने इसको कम्प्लीटली अलग करने का कोशिश किया है, जहाँ से आप बिगर टेंशन लिए आप अपने हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट आसानी से कर सकते हैं, राइट। इसी के लिए मैंने आपको लगातार मैंने 3-4 वीडियो अपलोड किया है ऑलरेडी यूट्यूब पे। जब आप वीडियो देखें तो वीडियो आप जरूर ऐसा देखें कि वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 एंड वीडियो 4। मैंने 4 वीडियो इस टेंस का डिफरेंट तरीके से ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हूँ। तो जब आप वीडियो देखेंगे ना तो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप वीडियो पहले 1 देखें, फिर वीडियो 2 देखें, वीडियो 3 देखें, फिर वीडियो 4 देखें, और आज ये का जो वीडियो है वो वीडियो 5 होगा, एंड जहां हम लोग समझेंगे वर्ब का V2, राइट। ये एक्चुअली ऐसा है कि ये काम जो कैसे करता है कि हिंदी के किसी भी सेंटेंस को अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मैं हर बार इसको रिपीट करता हूं। कई बार आप पहली बार देख रहे होंगे ये वीडियो, से कम ये वीडियो समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं एंड मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। अगर वर्ब में चेंज होता है सिर्फ, तो वर्ब के 5 फॉर्म है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं तो आप अभी सुन लीजिए। वर्ब के 5 फॉर्म है, B1, B2, B3, B4 एंड B5। ये 5 ही फॉर्म हिंदी के सारे सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकता है। एक भी ऐसा सेंटेंस नहीं आएगा जो आपको दूसरे से मीन्स कहीं और से बनेगा। इसी 5 फॉर्म में से हर सेंटेंस को बनना है, तो अगर हम वर्ब का 5 फॉर्म कंट्रोल कर लेते हैं, यकीन मानिए हिंदी का कोई भी सेंटेंस हो आपको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम इंग्लिश बात करने की कोशिश करते हैं तो यही प्रॉब्लम होता है, अपनी बात को हम अंग्रेजी में नहीं रख पाते हैं, वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम की वजह से, ग्रामर की प्रॉब्लम की वजह से। तो धीरे धीरे करके हम जो भी प्रॉब्लम है उसे सीखने की कोशिश करें। तो मैंने पिछले क्लास में आपको V4 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है और V3 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वर्ब का V2 हम कहाँ लगाते हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं, बराबर से समझते हैं, आपकी इंग्लिश का जो ग्रामर का प्रॉब्लम है 100% कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ स्पोकन के लिए ही नहीं, यहाँ तक कि आप अगर जनरल कंपटीशन की बात करते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप बना सकते हैं। मैं जो स्टार्ट किया हूँ ये जस्ट स्टार्टिंग क्लास है, आगे आप देखते रहिए। मैं आपको वो भी सिखाने वाला हूँ जहाँ पे आप खुद से फॉर्मूला बनाएंगे। मैं एक फॉर्मूला सिखाऊंगा और आप 25 बना पाएंगे। एक भी जगह, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की बात करूं, या कोई भी सारे सेंटेंस की बात करूं, किसी में भी आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि हम बेस जड़ से लेके चल रहे हैं। तो आज हम समझते हैं वर्ब का V2 ये हम कहाँ लगाते हैं। आपने भी पिछले क्लास में देखा, B4 मतलब काम जारी है या काम जारी था, यहां तक कि काम जारी अगर होगा भी तो B4। B3 में आपने देखा काम समाप्त हो चुका है या काम समाप्त हो चुका था, राइट, यहां B3 लगेगा। और आज आप देखिए वर्ब का V2 हम कहां लगाते हैं। वर्ब का V2 आप बोर्ड पे देख पाएंगे, लिखा हुआ है कि हम V2 कहां लगाते हैं। V2 अगर मैं बनाने की बात करूं तो आप बेहतर जानते हैं, वर्ब के आखिर में ed लगा के हम V2 बनाते हैं, राइट। तो आप ये देख सकते हैं कि V2 ये है आपका V2, वर्ब का V2, राइट। ये हम कहां लगाते हैं? देखिए मैंने हिंदी में यहां पे लिखा है कि जब किसी सेंटेंस को पढ़ने से यह समझ में आए कि कोई काम समाप्त हो गया तो वहां सिर्फ V2 लगाया जाता है। इसमें है एंथा नहीं होगा। पिछले क्लास के भीतर में मैंने आपको बताया था कि काम समाप्त हो गया है या काम समाप्त हो गया था, लेकिन यहां क्या है, काम समाप्त हो गया, मतलब दोनों में अंतर क्या है। B3 था कि काम समाप्त हो गया है एन था, मतलब B3 जब भी काम को समाप्त करेगा है एन था के साथ आएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि B3 और B2 के अंतर आप देखेंगे तो दोनों काम के खत्म का मीनिंग देता है। B3 काम समाप्त हो गया है या हो गया था तक गया था,
लेकिन अगर हम भी टू की बात करेंगे तो काम समाप्त हो गया। एंड हमने स्पेशली मेंशन किया है कि इसमें है या था, अगर मैं बात करूं तो वो नहीं होगा। तो भी टू भी थ्री में अंतर है कि काम दोनों खत्म, लेकिन एक है एंड था जो भी थ्री होगा, एंड अगर भी टू तो काम समाप्त हो गया पे रुकेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अपना फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने एक एग्जांपल लिया, मोहन आम खाया। मतलब अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, मोहन आम खाया, तो खाने का काम समाप्त हो गया। और अपना फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस पे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। मोहन आम खाया, राइट। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि आपने बिफोर भी थ्री में देखा कि मोहन आम खा रहा है, अपने आप हो गया था मोहन आम खा रहा था। भी थ्री में देखा आपने मोहन आम खा चुका है, अपने आप हो गया मोहन आम खा चुका था। वो ऐसा इसलिए हो रहा था कि बिफोर भी थ्री डायरेक्ट खुद काम नहीं करता है, उसे हेल्पिंग वर्ड की सहारा चाहिए। हेल्पिंग वर्ड डिसाइड करता है वो प्रेजेंट में होगा या पास्ट में होगा, लेकिन भी टू के साथ ऐसा नहीं है। भी टू के पास ओरिजिनली कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसलिए वो एक ही सेंटेंस होगा, इसका दूसरा सेंटेंस बनाया नहीं जा सकता है। तो दूसरा सेंटेंस के लिए हम एक और सेंटेंस एग्जाम्पल में ले लेंगे। देखिए, पहला सेंटेंस है मोहन आम खाया, और दूसरा सेंटेंस है राधा गीत गाई। सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट अपना फॉर्मूला है, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ऊपर अगर जो लिखा हुआ है कि काम समाप्त हो गया, तो यहाँ मोहन आम खाया मतलब खाने का काम समाप्त हो गया। तो इस सेंटेंस के हिसाब से वर्ब हम बी टू पे आ गए। अब दूसरा है राधा गीत गाई। राधा गीत गाई मतलब गाने का काम समाप्त हो गया, लेकिन इसमें है एंड था नहीं है, इसलिए हम दोनों ही सेंटेंस में वर्ब कौन से फॉर्म पे आ गए, तो बी टू पे आ गए। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए स्पेशली, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, मोहन। मोहन मैं सबसे पहले लिख दूंगा मोहन, मोहन, राइट। अब चाहिए वर्ब, तो वर्ब कौन होता है, खाना, मतलब खाना। तो खाने का इंग्लिश क्या होता है, इट, ये आपको और पता होगा। इट का भी टू की बात करेंगे, इट के भी ईट के अगर हम भी टू की बात करेंगे तो ईट का भी टू होता है एट, राइट। राइट, मोहन एट। अब क्या खाया, तो आम खाया, कौन सा नहीं पता, तो लिखेंगे अ मैंगो, राइट। सो मोहन आम खाया, मोहन एट अ मैंगो, मोहन आम खाया। अब दूसरा सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो राधा गीत गाई, तो राधा, आई राइट हियर, तो राधा, राधा, यहां देख सकते हैं आप, राधा गीत गाना सिंग, इसका भी टू होता है सैंग, तो हम लिखेंगे राधा सैंग, भी टू सैंग, क्या गाई, अ सॉन्ग, राधा सैंग अ सॉन्ग। तो ये है मोहन आम खाया, मोहन एट अ मैंगो, राधा गीत गाई, राधा सैंग अ सॉन्ग। तो ये हिंदी और एक इसका इंग्लिश, ये हिंदी इसका ये इंग्लिश, मतलब इसमें कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है, ये बन गया। बिग टू को किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर भी टू को हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, तो जैसा कि हमने हर वीडियो में डिस्कस किया है, जब कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो वो दो तरह का होगा। एक होगा यस नो क्वेश्चन, दूसरा होगा WH क्वेश्चन। जब हम यस नो क्वेश्चन की बात करेंगे, जहां पे हम जवाब सेंटेंस का सिर्फ हाँ या ना में देंगे, तो ये हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हम सब्जेक्ट से बाहर लाएंगे। इस केस में इस भी टू के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अगर मान लो सेंटेंस हो जाता है कि क्या क्या मोहन आम खाया, सेंटेंस क्या होता है, क्या मोहन आम खाया, तो इस वर्ब के पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो हम बाहर कैसे लाएंगे। तो ऐसे केस में जब भी किसी वर्ब के पास खुद का हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और अपने को चाहिए चाहे कोई भी वजह हो, तो ऐसे केस में हम उधार लेते हैं, ठीक है। उधार लेने का कॉन्सेप्ट ये है कि आज आपको जरूरत है, आप ले लो, और जब कल जरूरत पूरा हो जाए तो उसे आप वापस कर दो, ठीक है। तो क्या मोहन आम खाया, इसे अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या को हम पहले सपोज हटा देते हैं। मान लो ये क्या नहीं है, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि मोहन आम खाया, क्या को मैं हटा देता हूं तो बचा मोहन आम खाया।
तो मोहन आम खाया तो बना हुआ है मोहन एट अ मैंगो, राइट। अब हम लेकर आते हैं क्या, तो क्या ग्रामर कहता है कि दिए गए वर्ब के पास जो हेल्पिंग वर्ब लेकर आए, इसके पास नहीं है, तो V2 इस हेल्पिंग वर्ब को बोरो करेगा। V2 क्या करेगा, हेल्पिंग वर्ब V2 बोरो करेगा। बोरो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज ले रहा हूं कल वापस करूंगा, ये भी मैं आपको क्लास में दिखाने वाला हूं। तो जब V2 बोरो करेगा तो वजह क्या होगा, वजह दो होगा V2 के पास बोरो करने का। पहला कारण होगा सेंटेंस में या तो क्या होगा या सेंटेंस में नहीं होगा। अगर सेंटेंस में क्या होता है या नहीं होता है तो वर्ब V2 को हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि नहीं बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकता है, और क्या भी बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं बना सकते। हर इंट्रोगेटिव केस में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। तो V2 जब उधार लेगा इस क्या एंड नहीं की वजह से, तो इसे मिलने वाला है डिड। V2 जब उधार लेगा तो इसे क्या मिलने वाला है, डिड। अब सवाल आता है कि डिड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, और या अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये प्रेजेंट वाला है कि पास्ट वाला। तो ऑफ कोर्स डिड पास्ट वाला है, क्योंकि ये बना कहां से है भी, ये बना होता है किससे, V1 होता है, V1 होता है 2, और इसी का पास्ट क्या होता है, डिड। तो डिड अपने आप में पास्ट है। अगर मैं डिड की बात करूं इस तरफ से, आप देखिए V1 होता है डू, ठीक है, अब V2 होता है डिड। तो जब मैं डिड उधार लिया हूं तो डिड को अगर मैं टेंस की बात करूं तो ये कौन सा है, प्रेजेंट है कि पास्ट। तो डू हमारा प्रेजेंट है, ये डिड पास्ट है, तो डिड अपने आप में पास्ट हो गया। तो क्या की वजह से इस V2 को उधार में मिला, डिड। और डिड जब ये ऑलरेडी टेंस का पास्ट है तो जो हमारा वर्ब ऑलरेडी पहले से V2 है, ये V2 नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो वर्ब है ये इसी को मदद करने के लिए आ रहा है। तो जब ये मदद करने आ रहा है, इसको हेल्पिंग वर्ब मिल गया, डिड, ये पास्ट टेंस में है, तो दोबारा ये पास्ट नहीं होगा, और ये क्या बन जाएगा, फिर ये प्रेजेंट बन जाएगा। जैसे ये डिड आएगा यहां हमारा बदल के ये हो जाएगा प्रेजेंट, लाइक ये हो जाएगा इट, डिड मोहन इट अ मैंगो, एंड यहां आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, डिड अ मोहन इट, डिड अ मोहन सॉरी डिड मोहन इट अ मैंगो, क्या मोहन आम खाया। इस तरह से ये क्लियर हो गया। V2 को हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो सिर्फ दो वजह से चाहिए, जब सेंटेंस में या तो क्या होगा या नहीं होगा, ठीक है। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये तो हो गया क्या वाला। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं नहीं में, कि अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है मोहन आम नहीं खाया तो क्या। तो आप कहेंगे सर आपने बोला आम खाया तो हम V2 लगाएंगे, काम खत्म हो गया, लेकिन मोहन आम नहीं खाया तो नहीं खाया मतलब काम नहीं खत्म हुआ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नहीं की वजह से वर्ब के फॉर्म के सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करेंगे, आप अगर सेंटेंस में नहीं दिया भी है तो आप इसे पहले इग्नोर करो कि नहीं है। मोहन आम नहीं खाया, इस नहीं को अगर हम हटा देंगे तो मिलेगा मोहन आम खाया, खाया के हिसाब से V2 आएगा। अब हम नॉट रखेंगे, नॉट हमारे वर्ब के सिलेक्शन का डिसीजन नहीं लेगा, काम समाप्त हो गया तो V2 लगाएंगे। एंड अगर क्या होगा तो बोरो करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड अपने आप में पास्ट होता है, जो मैं यहां दिखा रहा हूं कि V1 डू, V2 डिड, ये पास्ट हो गया, तो दोबारा वर्ब पास्ट नहीं बनेगा। हर केस में जब V2 के साथ डिड आएगा तो वर्ब मेन अपने आप V1 बनेगा। मैं आपको आप नेगेटिव एग्जांपल देता हूं, मान लो लिखा हुआ मोहन आम नहीं खाया, मैं आपको क्लियर करके फिर से समझाता हूं। नहीं में सेंटेंस है आपके पास कि मोहन आम नहीं खाया, सेंटेंस है मोहन आम, मान लो यहां पे छोटा सा लिखा हुआ है नहीं, क्या बना, मोहन आम नहीं खाया। तो अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, इस नहीं को हटा देते हैं, तो बचा क्या, मोहन आम खाया। तो आप बना दीजिए सब्जेक्ट क्या है अपने पास, तो अपने पास सब्जेक्ट है मोहन, खाने का इंग्लिश ईट होता है, इसका V2 हो गया एट, क्या खाया, तो अ मैंगो, मोहन आम खाया, तो मोहन एट अ मैंगो। अब नॉट को हम लाते हैं, पहले हमने बना लिया। तो नॉट की जहां तक मैं बात करूं, नॉट एज ए वर्ड एडवर्ब है, मतलब सेंटेंस में जो भी वर्ड यूज होता है, हर वर्ड, एक आर्टिकल्स को छोड़ दीजिए, आर्टिकल्स को छोड़ने के बाद सारे वर्ड हर हाल में पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। तो अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस बात की बात करूं, नॉट कौन है, तो नॉट जो है एज ए एडवर्ब है, इसका पोजीशन हमेशा नॉर्मली वर्ब से पहले होता है,
ठीक है, तो आप बना चुके हैं मोहन एट अ मैंगो, मोहन ने आम खाया। अब हमको नॉट लाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉट, क्योंकि नॉट का जगह कहाँ होता है, वर्ब से पहले, वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट कभी भी किसी भी कीमत पे हेल्पिंग वर्ब के बगैर नहीं आ सकता है। वर्ब के 5 फॉर्म है, B4 के पास है, B3 के पास है, वहां प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन B2 के पास नहीं है, जो मैंने उधार लिया। क्यों? क्या एन नहीं की वजह से। तो जब ये नॉट आया तो इसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ग्रामर का रूल है नॉट बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता, और नॉट का जगह होता है वर्ब से पहले, क्योंकि ये एडवर्ब है। जब भी वर्ब के पहले नॉट आएगा, ये वर्ब से पहले आएगा, और इसे चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो फिर हेल्पिंग वर्ब का डिसीजन कौन लेगा? वर्ब लेगा डिसीजन। वर्ब कौन सा फॉर्म है? B2। तो B2 को उदाहरण में क्या मिलता है? डिड। डिड कौन सा टेंस है? तो पास्ट। B2 हमारा डिड होता है। डिड कौन सा टेंस है? तो ये हमारा, ये कौन सा टेंस है? तो ये हमारा पास्ट है। तो जब हम डिड लगाएं, तो अब हम यहाँ पे नॉट की वजह से क्या लेंगे? डिड लेंगे। मोहन डिड नॉट। अब सवाल आता है, डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस हो गया, क्योंकि ये B1 से B2 बना। तो जब ये पास्ट होगा, आप याद रखें, जब भी डिड आएगा, जो मेन वर्ब है वो ये नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बनेगा। हमारा B1 जो है वो बनेगा मेन वर्ब, मतलब ये हो जाएगा इट। इट। मोहन डिड नॉट इट। मोहन डिड नॉट, तो मोहन डिड नॉट ईट अ मैंगो, मोहन आम नहीं खाया। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि वर्ब का B2 हम सिर्फ तब लगाएंगे जब काम समाप्त हो गया। इसे कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेंटेंस में क्या होगा या नहीं होगा, तो मजबूरन हम उधार लेंगे। और उधार का कॉन्सेप्ट है, आज हम ले लेते हैं और कल हम इसे वापस कर देंगे। मीन्स जब हम इसे, इसकी जरूरत हो जाएगा तो हम इसे वापस कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। आप याद रखिए, अगर आप इनके पहली बार वीडियो वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, वीडियो 4 को देखिए। यकीन मानिए लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। पूरी ग्रामर एक ट्रैक पे आएगा और आप किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बना सकते हैं। ठीक है।